Hi Competitive Outlook family, we are back with the next part on the historical background of Indian Constitution. As you know, we had divided the historical background of Indian Constitution into two parts. The first part was from 1773 to 1857, that was when the company was ruling India, and the second part is from 1858 to 1947 when the crown ruled India. So let us begin without wasting any time. ठीक, तो सबसे पहले जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद कंपनी का रूल जो इंडिया में ख़त्म किया गया और क्राउन ने सीधा चार्ज लिया इंडिया को रूल करने की। तो उसमें जो सबसे पहले एक्ट आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसके जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस वो इस तरह है। रूल ऑफ कंपनी इन इंडिया एंडेड, ठीक, कंपनी का जो रूल इंडिया में वो बताया गया वो ख़त्म हो गया और क्राउन का रूल जो है वो शुरू हो गया। इसमें सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म किया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो भी एबोलिश किया गया। तो एक नई पोस्ट क्रिएट की गई जिसका नाम सेक्रेटरी था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये क्रिएट किया गया और उसको 15 मेंबर की जो एक कौंसिल दी गई जिसका नाम था इंडिया कौंसिल। ठीक, इसका काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो दिल्ली अफेयर्स में असिस्ट करना। तो ही वाज टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ क्राउन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। इसका मतलब अगर वो कैबिनेट का मेंबर था तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को अकाउंटेबल था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया को गवर्न कर रहा था गवर्नर जनरल की माध्यम से। गवर्नर जनरल का नाम जो है वो चेंज किया गया और उसको वाइस रॉय का नाम दिया गया 1858 के एक्ट में। वो क्राउन का जो एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, एक डायरेक्ट नुमाइंदा इंडिया में था। और अ यूनिटरी एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड। ठीक, एक यूनिटरी, ठीक, इसमें कोई डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल भी नहीं था। एक यूनिटरी और बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया गया इस एक्ट में। किस एक्ट में? 1858। उसके बाद नया जो एक्ट आया वो आ गया इंडिया कौंसिल एक्ट 1861। ठीक, जैसे आप देखें कि इसका नाम ही इंडिया कौंसिल एक्ट था। इसका मतलब कौंसिल में कुछ रिफॉर्मेशंस या कुछ चेंजेस लिए गए। तो वो चेंजेस इस तरह है। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेशन स्टार्टेड। ठीक, इस कौंसिल में, इस एक्ट में इंडिया कौंसिल एक्ट जो 1861 था इसमें शुरू किया इंडियंस को लेजिस्लेशन में एसोसिएट करने का। और इसके साथ पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। ठीक, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। लेजिस्लेशन के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय वाज इनलार्ज्ड। ठीक, तो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको बढ़ाया गया। कहाँ से कहाँ तक? 6 मेंबर पहले थे, उसमें 12 मेंबर का काउंसिल बनाया गया और उसमें हाफ जो मेंबर थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। तो इससे क्या हुआ? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर वाज लेड डाउन। तो इंडियन लेजिस्लेचर की यहाँ पे बुनियाद रखी गई। तो इसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट की, मद्रास और बम्बई की, जो 1833 में डिप्राइव किए गए थे, उनसे स्नैच की गई थी, उसको रिस्टोर किया गया इसी इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में। और वाइसराय को एक और पावर दी गई, वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे जब इमरजेंसी होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 के। तो नेक्स्ट जो एक्ट था वो फिर था इंडियन कौंसल्स एक्ट 1892। ठीक, इसमें भी कौंसल्स में कुछ चेंजिंग की गई। तो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस वो इस तरह थी। तो दो मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स वाज रिटायर्ड। ठीक, कौंसिल में जो ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी वो तो रिटायर्न की गई, लेकिन द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हैंसफोर्थ टू बी नॉम। इसके बाद जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो इंडियन काउंसिल के थे वो नॉमिनेट करने थे। किससे? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नॉमिनेट करने थे और द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ने भी ही नॉमिनेट करने थे। और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे प्रोविंशियल काउंसिल्स के, वर टू बी नॉमिनेटेड बाय सर्टेन लोकल बॉडीज़। ये कुछ लोकल बॉडीज़ ने नॉमिनेट करने थे। ठीक, किस किस लोकल बॉडी ने? जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है। तो इस तरह से क्या हुआ? बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की जो है वो शुरुआत हो गई। कौंसल्स टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट। इनको पावर दी गई कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑफ एक्सरसाइजिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव थी, और
इसके साथ साथ एंड ऑफ एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे। ठीक, ये किस में हुआ? ये इंडियन कौंसल एक्ट 1892 में हुआ। द नेक्स्ट एक्ट वाज इंडियन कौंसल एक्ट 909। ठीक, 1909 का इंडियन कौंसल एक्ट जो था, इसको इस नाम से भी माना जाता है, जाना जाता है, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। इंडियन कौंसल एक्ट 909 इज आल्सो नोन एज मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक, इसमें भी कौंसल में कुछ रिफॉर्म्स लाई गई। वो रिफॉर्म्स इस तरह थी: इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव कौंसल। ठीक, पहली बार एक इलेक्शन का एलिमेंट कौंसल में इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कौंसल के जो मेंबर्स थे अब उनमें इलेक्शन का एलिमेंट, मतलब उनको इलेक्ट किया जाना शुरू किया। एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव कौंसल्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू बी इन मेजॉरिटी। ठीक, तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव कौंसल्स थे उनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो मेजॉरिटी में अब हो गए। और एक और प्रोविजन इसमें काफ़ी अहम था, वो इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक कम्युनिटी के लिए रखा गया और वो कम्युनिटी ही मुस्लिम। These were some of the important provisions of Indian Council Act 909, also known as Morley Minto reforms. The next act was Government of India Act 1919। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक, दिस इज आल्सो नोन एज मॉन्टेगो चेमफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक, तो द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आर एज अंडर द आइडिया ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज स्ट्रेस्ड। ठीक, तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो आइडिया है इस पर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया, जोर दिया गया। तो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन लंदन। ठीक, तो लंदन में ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ये क्रिएट किया गया। इंडियन जो लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल बन गया। बाई कैमरल मीन्स अपर हाउस एंड लोअर हाउस इसमें बनाए गए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू 6। ठीक, तो ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इससे पहले एक्ट में मुस्लिम्स को दी गई थी, इसके बाद अब 6 को भी एक्सटेंड की गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू। अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इसका जो पेमेंट या इसकी जो सैलरी वगैरह अब वो ब्रिटिश रेवेन्यू से पे करनी थी। तो प्रोविंसेस में डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया गया बाय डिवाइडिंग सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन ऑफिशियल एंड इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक, प्रोविंसेस में डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई। इसमें क्या किया गया? सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको डिवाइड किया गया ऑफिशियल मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स के दरमियान। तो डायआर्की का मतलब होता है, डाई मीन्स टू, डायआर्की मीन्स इट मीन ड्यूल गवर्नमेंट। ठीक, द प्रोविंशियल सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक, तो इस डायआर्की में क्या था? प्रोविंशियल सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वो कैटेगरी ऐसी थी, ट्रांसपोर्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ठीक, उनको 2 किया गया। जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहले कैटेगरीज जो थी वो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थी और दूसरी कैटेगरी जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थी। तो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व्ड में क्या फ़र्क था? द ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट जो थे ये गवर्नर ने एडमिनिस्टर करने थे और इसमें गवर्नर को किसकी मदद लेनी थी? मिनिस्टर्स की। और वो मिनिस्टर जो वो रेस्पॉन्सिबल किसको थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। ये भी गवर्नर ने एडमिनिस्टर करने थे एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, और इनको कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के सामने नहीं थी। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में सेम ये था, दोनों गवर्नर ने एडमिनिस्टर करने थे। फ़र्क ये था कि जो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट थे उनमें गवर्नर की जो एड, जो हेल्प वगैरह या जो असिस्टेंस करनी थी वो मिनिस्टर्स ने करनी थी। और वो मिनिस्टर जो थे वो रेस्पॉन्सिबल किसके सामने थे? वो रेस्पॉन्सिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने थे। और रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो थे इनको भी गवर्नर ने ही एडमिनिस्टर करना था और इसमें उन गवर्नर को असिस्ट करना था एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो लेजिस्लेचर के सामने कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। उसके बाद डेवोल्यूशन रूल्स। ठीक, इसमें डेवोल्यूशन रूल्स रखे गए। द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो भी थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक था सेंट्रल और दूसरे जो सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो प्रोविंशियल रखे गए।
सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडिया इम्पॉर्टेंस, ठीक, तो ऑल इंडिया इम्पॉर्टेंस के जो भी सब्जेक्ट थे वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में रखे गए, और जो इसमें आते थे रेलवे फाइनेंस वर ब्रॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल लिस्ट, और वाइल मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस वर क्लासिफाइड एज प्रोविंशियल, ठीक, तो वो मैटर्स जो प्रोविंसेस के रिलेटेड थे या प्रोविंशियल यूनिट्स की एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड थे वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में रखा गया, और जो ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट थे जैसे फाइनेंस और रेलवे वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स में रखे गए। सो विद दिस आवर टुडेज topic on the historical background of Indian Constitution comes to an end, and in the next session we will see the rest of the provisions. Hope you like it. Thank you. Have a nice day.